नमस्कार, मैं हूं तुषार उप्रेती। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा। और अब बात उस खिलाड़ी की जिसने इस डेड रबर कहे जा रहे भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में पूरी तरह से काबू करके रखा और शुरुआत से ही भारत को इस मैच में बनाकर रखा, यानी कि हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की। ईशान किशन वो खिलाड़ी जिसे T20 विश्व कप में कंसिडर भी नहीं किया जा रहा था कि उसको पहले 11 में भारत के होना चाहिए। उस खिलाड़ी ने आज जब उसे मौका मिला, रोहित शर्मा के इंजर्ड होने की वजह से जब उनको मौका मिला तो उन्होंने 210 रनों की पारी खेली। 126 गेंदों पर डबल सेंचुरी मारकर क्रिस गेल का 138 गेंदों पर डबल सेंचुरी के रिकॉर्ड की विश्व रिकॉर्ड को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। आज बांग्लादेश वो टीम लग ही नहीं रही थी जैसी वो पहले 2 मैचों में नजर आई थी। आज ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारत जिस स्तर का क्रिकेट खेलना चाहता है उसमें सबसे पहला खिलाड़ी अगर कोई चुने तो वो चुने ईशान किशन को। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती है, बल्कि यहां से बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और वो मुश्किल सवाल जो है वो ये है कि अगर आपको ईशान किशन को बतौर विकेट कीपर खिलाना है, आज तो रोहित शर्मा टीम में नहीं थे, लेकिन अगर वो वापस आते हैं तो बतौर विकेट कीपर आप किसकी जगह पे खिलाएंगे? क्या ऋषभ पंत का पट्टा पूरी तरह से इस होने वाले 2023 के विश्व कप से कट चुका है, या केएल राहुल जो फॉर्म से लगातार जूझते चले आ रहे हैं, जिन्होंने अपने कम से कम मैं कहूंगा कि मीडियोकर से वनडे के करियर में अभी तक मुश्किल से 40-50 ही ओडीआई खेले हैं और उसमें भी जो रिकॉर्ड उनका है वो कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है, क्या उनका पत्ता कट चुका है? मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर नए स्तर पे नए खिलाड़ियों के साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है तो उस टीम में ईशान किशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ में एक और खिलाड़ी है, उनके नाम की भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं, जो बार बार नाम सामने आता है, वो है शुभमन गिल। जिस तरह से शिखर धवन फेल हो रहे हैं, रोहित शर्मा फेल हो रहे हैं और कई मुकाबलों में हमने देखा है कि विराट कोहली भी फेल होते आए हैं, यानी कि 2019 के बाद 3 साल के बाद आज इस मैच में कोहली साहब का शतक जरूर बना, लेकिन यह सवाल खड़ा हो गया कि अगर ये तीनों एक ही ढंग से बल्लेबाजी करते हैं, यानी कि मैच संभालने की कोशिश करते हैं, तो जिस इंटरनेशनल टेम्पलेट की बात की जा रही है, यानी कि जिस स्तर का क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है, या कहूंगा मैं पाकिस्तान खेलने लगा है, या ऑस्ट्रेलिया तो शुरू से ही जाना जाता था, तो इंडिया उसमें अपने आप को कहां खड़ा पाता है? क्या भारत अफोर्ड कर सकता है 50 ओवरों के मुकाबलों में उन सुस्त खिलाड़ियों को? सुस्त मैं इसलिए कहूंगा, इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बल्कि पिछले कुछ समय से वो एक तरह से बोझ बन गए हैं इस टीम इंडिया के अंदर। तो डेड रबड़ मुकाबले में ईशान किशन पूरी तरह से छाए रहे। 227 रन से भारत ने यह जीत अर्जित की। और मेरे सामने स्कोर कार्ड अगर मैं एक नजर डाल लूं तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वो तमाम खिलाड़ी जो बहुत ही ज्यादा भारत के सामने कद्दावर नजर आ रहे थे वो कितने साधारण हो गए। 182 रनों के अंदर पारी सिमट गई 34 ओवर के अंदर बांग्लादेश की। और भारत ने जो चुनौती दी थी वो दोस्तों आने वाले विश्व कप में आप देखेंगे कि चुनौतियां टीमें ऐसी ही प्रस्तुत करेंगी। 50 ओवर में 409 रन 8 विकेट के नुकसान पर। समस्या यहां यह हो गई है कि जब भारत के उन खिलाड़ियों का कमबैक होगा जिनका स्तर बहुत ही बड़ा, या जिनका मैं कहूंगा नाम बहुत बड़ा हो गया है, भले ही काम उतना बड़ा ना हो पा रहा हो पिछले कुछ समय में, तो टीम कैसे बनेगी? वो 11 कौन सी होगी जो आने वाले 17 या 18 कम से कम जो वनडे मैचेस बचे हैं विश्व कप से पहले भारत को खेलने हैं, तो वहां पे वो टीम कैसे बनेगी? जब इस टीम में हार्दिक पांड्या भी आ जाएंगे, जसप्रीत बुमराह भी आ जाएंगे, रविंद्र जडेजा भी आ जाएंगे, ऋषभ पंत को अगर कंसिडर कर किया जाता है तो वो भी होंगे, इसके अलावा रोहित शर्मा होंगे, अगर हम आगे लेके चलें शिखर धवन को अपने साथ तो वो भी होंगे। तो इन सब खिलाड़ियों के बीच में शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ी की, या ये कहूंगा कि जैसी पारी ईशान किशन ने आज खेली, ईशान किशन जैसे युवा खिलाड़ियों की जगह कैसे बनेगी? एक और खिलाड़ी संजू सैमसन,
उसकी जगह कैसे बनेगी? इस सवाल का जवाब इस भारतीय ड्रेसिंग रूम को तो ढूंढना ही है। एक कोहली तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उसी तरह से टेम्पलेट पे बल्लेबाजी करेगा, हालांकि कोहली ने अपना खेल जिस तरह से हर स्तर पे प्रूफ करके दिखाया है, बाकी सब खिलाड़ी उसमें उतना सफल नहीं हो पाए। सबसे ज्यादा जो इस मुकाबले के बाद मुझे तलवार लटकती हुई नजर आई, वो नजर आई कहीं ना कहीं केएल राहुल के सर के ऊपर। वो वैसे भी छुट्टी चाह रहे थे, उनको शादी वादी करनी है, ऐसा कि मीडिया में खबरों में चल रहा था। कितना सच है हम जानते नहीं, लेकिन इस तरह की बल्लेबाजी करके मैच में शुरू में फेंकी गई पहली गेंद से लेकर मैं कहूंगा जब तक ईशान किशन क्रीज पर मौजूद थे और जहां जहां शॉट मार रहे थे, वहां वहां बाउंड्री जोन को जितनी आसानी से मिल रही थी, ऐसा लग रहा था एक मौके पे तो 500 रन भी जैसे भारतीय टीम बना लेगी। उनके आउट होते ही विकेट की झड़ी लगी। हालांकि विराट कोहली ने एक अच्छी संभालने वाली पारी खेली, श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हो गए और भारत की पूरी पारी जो है वो सिमट के रह गई। गेंदबाजी अगर बात करें तो आज क्योंकि स्कोर का बहुत दबाव था तो बांग्लादेश आउट जरूर हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाई है इन 3 वनडेज के अंदर भारतीय टीम। कुछ नए चुनिंदा गेंदबाजों को चुनना पड़ेगा। 12 साल के बाद अभी खबर आई है, 12 साल के बाद जयदेव उनाडकट को भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। इससे भी और बड़ा एक प्रश्न से जो लगता है वो सिलेक्शंस और उनके ऊपर, कि जिस खिलाड़ी को आपने 12 साल से कंसीडर नहीं किया, जो कि लेफ्ट आर्मर एक अच्छा गेंदबाज था, आज क्योंकि हर दूसरे गेंदबाज की कमर टूटी हुई है, वो इंजर्ड है, तो आपको दूसरा कोई गेंदबाज अनुभव वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसमें जयदेव उनाडकट का नाम एकदम से सामने निकल कर आता है। तो ये सारे सवाल हैं, आपकी क्या राय है उसे जरूर रखें, जरूर बताएं, और क्रिकेट वाली बात हम करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ईशान किशन की इस पारी ने एक नया टेम्पलेट दिया है कि अगर भारत को विश्व कप जीतना है तो इसी तरह से निर्भय, निडर और निरंकुश होके बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। धन्यवाद।